उसके बाद आई ट्राइंग कि इस सेशन में हमने कुछ भी किया नहीं, तो हो सकता है जून 30th के पहले हम लोग एक ओपन क्विज ऐसे करेंगे वैक्सीनेशन और कोविड के ऊपर कि कितना अवेयरनेस लोगों में आया है। तो उसके ऊपर दोज हु विल बी विनिंग उनको एक सर्टिफिकेट्स देंगे। और साथ ही में जैसे हर बार मैं बिजनेस प्लान कंपटीशन कराती थी, तो इस बार आई हैव ट्राइड फॉर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अब पूरा प्लान पीपीटी में एक एक चीज कैपिटल और सारी चीज ऐसे बच्चे बना के देते हैं, अब उनका करूं। तो इसलिए मैंने इस बार इनोवेटिव बिजनेस आइडिया कंपटीशन रखा है कि अगर उसका टॉपिक मैंने दिया है कि रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो किस तरह की आप इनोवेटिव आइडिया ले आएंगे जिससे कहीं ना कहीं वो आपके इंडिया को किसी ना किसी तरीके का फायदा देगी, जिसकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और जिससे आप प्रॉफिट भी ज्यादा ज्यादा आज के टाइम को देखते हुए, कोविड सिचुएशन को देखते हुए आप उस तरह का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दिस विल बी द इनोवेटिव बिजनेस आइडिया कंपटीशन। आप 3 से 4 मिनट का एक टॉपिक लिख के, अपनी आइडिया लिख के, अभी मैं मेल वेल सारी चीज पैम्पलेट एक बार हेड सर उसको रिकमेंड कर दें, उसके बाद मैं आपके ग्रुप में सबको भेज दूंगी। दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड वो अपने आइडिया के संग एक पीडीएफ फॉर्म में कैसे भेजना है, क्या करना है, मेल आईडी है, उसके ऊपर आप अपना आइडिया भेज देंगे। और बेस्ट 10 आइडियाज को, हर बार तो हम लोग इसको नेशनल लेवल पे मैं कराती थी, मैं इसकी कोऑर्डिनेटर हूँ बिजनेस प्लान। तो आई यूज टू ट्राई कि ऑल ओवर इंडिया से लोग आए इसमें। तो पिछली बार मैंने कराया भी था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे, लखनऊ, सारे जगह से बच्चे आए थे। बट इस बार अब इतना टाइम नहीं और सिचुएशन थोड़ी सी वैसी है नहीं, टाइम कम है, तो इस बार हम लोग खाली ओनली अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए रखा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर, एमकॉम फाइनल ईयर, मतलब जो जितने भी कॉमर्स की क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं, तो उन लोग स्टूडेंट्स के लिए, फॉर डीएवी स्टूडेंट्स ओनली रखा है, बाहर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखा है। तो ये मैं आपको बता दूंगी और आप अपना आइडिया एक पेपर पे लिख के एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो भी ईमेल आईडी मैं दूंगी उसमें आप भेज दीजिए। उसमें से जितने बच्चे भेजेंगे, जितना भी अपना 3 से 4 मिनट का इनोवेटिव बिजनेस आइडिया, जिसका भी बेस्ट आइडिया रहेगा, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम पूरे के पूरे, जैसे मान लीजिए 40 बच्चों ने भेजा, 50 बच्चों ने भेजा, क्योंकि पूरा कॉमर्स है तो इतनी एंट्री तो बहुत आती है, तो इसलिए नहीं पॉसिबल है कि हम सबको प्रेजेंटेशन करवाएं। तो बेस्ट मैं जज उसमें रखूंगी जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो जानता है, तो उसको मैं जज रख के पहले आपके जितने भी आइडियाज हैं उनको पढ़वा के कोई बेस्ट 10 मैं उसमें से सेलेक्ट करूंगी और बेस्ट 10 को मैं प्रेजेंटेशन के लिए बुलाऊंगी। वो किसी दिन हम लोग रखेंगे पूरा प्रेजेंटेशन, सब लोग अपने अपने आइडिया का प्रेजेंटेशन करेंगे और उसमें फिर हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस रखेंगे। जो फर्स्ट 6 बच्चे होंगे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड, सेकंड, फर्स्ट कंसोलेशन प्राइज ऐसे रखेंगे। तो एक हम लोग सोच रहे हैं सेशन में, हम लोग कोऑर्डिनेटर हूँ मैं वीओसी की और आनंद सर हैं स्पर्श की, स्पर्श के, तो मिलके सोच रहे हैं हम लोग एक क्विज कर लें और एक इस तरह का इनोवेटिव बिजनेस आइडिया कर रहे हैं। तो कुछ सेशन में कम से कम 1-2 प्रोग्राम हो जाए। बिल्कुल खाली सेशन था ये, सब लोग अभी परेशान ही थे, क्लासेस चल रही थी, सिचुएशन उस टाइम इतनी खराब थी कि कुछ भी, हम लोग पिछले लॉकडाउन में तो हमने बहुत सारी एक्टिविटी करी थी, बट इस लॉकडाउन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है हमारे डिपार्टमेंट से। तो इसलिए आई ट्राई कि 30 जून के पहले कम से कम ये 2 प्रोग्राम हम कर लें, एक तो क्विज और दूसरा आपका इनोवेटिव, क्योंकि डिबेट कंपटीशन इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो इसमें कुछ अलग हम लोग कुछ अच्छा करते हैं जिसमें हम लोग इनोवेटिव बिजनेस आइडिया रखेंगे। तो इसमें बच्चों की आइडिया भी आएगी किस तरह से आप इनोवेटिव सोचते हैं कि अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या बिजनेस आइडिया, क्या इनोवेशन आप कर सकते हैं जिससे पूरे इंडिया को, आपको सब तरीके के लोगों को फायदा हो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैं रखूंगी मोस्ट प्रोबेबली 28-29 जून को मैं रखूंगी। इससे पहले मैं आपको पैम्पलेट आज ही, अगर बस सैंक्शन ही हो जाएगा, मैं बना चुकी हूँ, तो इसको मैं आपको भेज दूंगी आज या कल में। आपके पास आराम से 5 से 6 दिन का टाइम रहेगा, आप आराम से अपनी आइडिया लिखिए और लास्ट डेट जो रहेगी, और मेक श्योर प्लीज डोंट मुझे मैसेज मत करिए मैम मेरा अलाउ कर दीजिए, उनका नहीं, एक जो डेट रहेगी कोशिश मैं करूंगी कि उसमें आपको आराम से 5 से 6 दिन दूं। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट के बाद फिर प्लीज मत बोलिएगा और कहेगा मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। आप लास्ट डेट देखिए और उसी लास्ट डेट के अंतर्गत जो टाइम लिमिट होगी, जैसा आइडिया मांगा जाएगा वैसा आप लिख के दीजिए, कोई कुछ नॉनसेंस लिख के मत दीजिएगा उसमें। जो रियली में जो अच्छा कुछ कर सकता है प्लीज वही पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बिजनेस आइडिया आगे कोई भी कुछ भी, जो प्रॉपर इस चीज को जानता है, कैसे हम एक प्लान बनाते हैं, कैसे बिजनेस प्लान बनाते हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट करे, जिसको पूरी आइडिया है कि अगर आप बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो किस तरीके से स्टार्टअप उसको कर सकते हैं, क्या आइडिया आपके लिए आज के टाइम में बहुत बेहतर हो सकती है।
ठीक है। सो दैट स्टूडेंट्स ओनली कैन पार्टिसिपेट। और फिर आपके मार्क्स आपके प्लान के ऊपर होंगे, आपके आइडिया के ऊपर होगा, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वीडियो तो ऑन ही रहेगी आपकी, गेस्चर कैसे हैं आपके, ठीक है, सारी चीज़ों के ऊपर आपके मार्क्स रहेंगे। तो विद दिस विल बी स्टार्टिंग दिस कॉम्पिटिशन। कोशिश करूंगी मैं आज कल में आपको दोनों का पैम्पलेट मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन मेरी सुने आप लोगों ने? यस मैम। ओके ओके यस मैम। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, ये मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिया था, वैसे मैं आपके ग्रुप में जो भी होगा वो भेज दूंगी। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो अपने आइडिया के साथ एक पर्टिकुलर मेल आईडी दूंगी, उस पर अपना मेल कर दे, और जो बेस्ट 10 होंगे वो सिलेक्ट होंगे। उनको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, पूरी मीटिंग मैं रखूंगी, उसमें जजेस भी रहेंगे, बाहर से मैं जजेस को बुलाऊंगी, अपने कॉलेज का कोई भी नहीं रहेगा, और वो लोग आपको जज करेंगे, ठीक है। नाउ हम लोग को जो आज स्टार्ट करना था, दैट इज ऑब्जेक्शंस टू रैशनलाइजेशन, ठीक है। युक्तिकरण में किस किस तरीके की बाधाएं आती हैं या फिर ऑब्स्टिकल्स होते हैं, क्यों लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, क्यों लोग चाहते नहीं है कि युक्तिकरण व्यवसाय में आए, व्हाई दे डोंट वांट रैशनलाइजेशन इनटू द बिजनेस, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन हम ये जानते हैं कि इट हैज बेनिफिटेड द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो नेशन हो, ठीक है। बहुत सारे सेक्शंस को रैशनलाइजेशन ने हेल्प किया है, मैंने अभी इंपॉर्टेंस अभी आपको बताया था इसका, और इट हैज अ प्रूवन रिकॉर्ड, और क्योंकि वो शैटर्ड इकोनॉमी ऑफ जर्मनी को बिल्कुल सक्सेसफुल इकोनॉमी में भी कर दिया था, तो बहुत सारे इस तरीके के एडवांटेजेस हैं जो रैशनलाइजेशन के हैं। बट एडवांटेजेस के साथ साथ हर एक चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के रैशनलाइजेशन से भी रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्शंस करेंगे। तो क्या क्या वो चीजें हो जाती हैं, प्रोड्यूसर की तरफ से किस किस तरीके का ऑब्जेक्शन हो जाता है कि क्यों वो रैशनलाइजेशन नहीं चाहता है। सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट ऑफ हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि रैशनलाइजेशन इट इन्वॉल्व्स अ रिवॉल्यूशनरी चेंज मेथड में हो, सिस्टम में हो, टेक्निक्स में हो, in order to introduce mechanization, modernization, automation and other changes in the industry, ठीक है। बहुत सारे के रैशनलाइजेशन के प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया मैंने कि सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए, मैकेनाइजेशन होना चाहिए। तो ये सब ले आने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम बहुत सारे चेंजेस को ले आए, ठीक है। और ये चेंजेस आएंगे कैसे, खाली हमारे सोचने से ही तो नहीं आएगा। डेफिनेटली इन चीजों को, नई मशीन्स को, नई टेक्निक्स को ले आने के लिए डेफिनेटली हमारे पास एक अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर का होना बहुत ही जरूरी है। सो until and unless if you are not having the heavy capital, if you are not having the enough finance to meet out this revolutionary change, तो definitely we are not standing anywhere. तो अगर हमें युक्तिकरण चाहिए, अगर हमें रिहैबिलिटेशन, रिवॉल्यूशन, रीऑर्गेनाइजेशन अपने व्यवसाय में चाहिए, तो डेफिनेटली हमको उसके लिए एक अच्छा खासा कैपिटल रखना पड़ेगा, एक अच्छा खासा पैसा, एक अच्छा खासा फंड रखना पड़ेगा, जिसके थ्रू ही हम इन तरीके की टेक्निक्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन को अपने बिजनेस में ले आए। तो डेफिनेटली दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इस वजह से प्रोड्यूसर नहीं चाहता है कि हम रैशनलाइजेशन को ले आए, क्योंकि इस एक बड़ा खर्चा है, एक हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसलिए वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके का चेंज हमारे व्यवसाय में आए। क्योंकि कोई भी चेंज अगर आ रहा है रैशनलाइजेशन के थ्रू, तो डेफिनेटली वो एक हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकर करेगा, एक अच्छा खासा बड़ा खर्चा उसके ऊपर आएगा। इसलिए प्रोड्यूसर इसको ऑब्जेक्ट करता है, नहीं चाहता है कि रैशनलाइजेशन आए। दूसरा पॉइंट, स्केर्सिटी ऑफ फंड्स, जो अभी मैंने जस्ट बताया, द प्रोड्यूसर अपोज द स्कीम ऑफ रैशनलाइजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फंड्स। बिकॉज क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर नॉट इन अ प्रॉपर पोजीशन टू मोबिलाइज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब आपने एक अच्छी वित्त का नियोजन आपने किया ही नहीं है, when you have not made a good financial planning, तो definitely कहीं ना कहीं फंड्स का कम और ज्यादा लगेगा,
ठीक है, मान लीजिए आपने ज्यादा फिक्स्ड एसेट में खर्चा कर दिया, लिक्विड एसेट के रूप में अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, व्हाट टू डू नाउ। अब आपके ऊपर अदर सोर्सेस के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ेगा, अदर स्रोतों से आपको पैसा उधार पर लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन अगर आता है तो कहीं ना कहीं फंड की दिक्कत हमको हो जाती है, कहीं ना कहीं पैसे की कमी पड़ जाती है, क्योंकि जो भी हम कोई भी नई चीज यदि ले आ रहे हैं, हम अपने घर को अगर नया बनवा रहे हैं, घर पुराने घर को नए स्टाइल में कर रहे हैं, तो भैया पैसा तो लगेगा ना। पहले पुराना हमारा घर था, अब हमें मालूम है हमें फॉल सीलिंग भी लगवानी है, हमें ऐसे कैबिनेट भी बनवाना है, हमें पूरे रूम का अपना डेकोर भी करना है, तो डेफिनेटली जितनी चीजें आप चाहोगे उतना पैसा रखो भाई, सब चीजें एकदम मॉडर्न हो जाएंगी। तो बिल्कुल एकदम सेम चीज तरह आपके बिजनेस में है, जितना मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन आपको चाहिए, सब चीज क्या चाहता है, पैसा। पैसा लगाइए, कैपिटल लगाइए, तो आपको हर एक चीज बिल्कुल नया और रीऑर्गेनाइज वे में मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के पास स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स हो जाती है। फिर आपका है प्रॉब्लम इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। डेफिनेटली रैशनलाइजेशन फेवर्स लार्ज साइज यूनिट्स सो दैट द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन कुड बी ऑब्टेन्ड। और जनरली आप जानते हैं कि जब जो छोटी और इनसफिशिएंट यूनिट्स, जो बिग यूनिट्स के संग जिनका संयोजन हो जाता है, जिनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो क्या होता है, वो एक बड़ी यूनिट बन जाती है। और बड़ी यूनिट बन जाती है तो हमेशा नियंत्रण करने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो उसकी साइज है, with the increasing size, the problem of controlling of the units become very, very severe and complicated. And this is the reason why some of the producer oppose the scheme. क्योंकि नियंत्रण करना, अब बिजनेस जो हो गया है वो बहुत लार्ज स्केल का हो गया है, अब उसके ऊपर नियंत्रण करना इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टास्क। आम आदमी के बस की बात नहीं है कि इतने बड़े बिजनेस को पूरी तरीके से नियंत्रण पर रखे, कंट्रोल रखे। तो एक बड़ी समस्या हो जाती है नियंत्रण की, कंट्रोलिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रैशनलाइजेशन में हो जाती है, जिसके वजह से प्रोड्यूसर इस तरीके के रैशनलाइजेशन को ऑब्जेक्ट करता है। वो नहीं चाहता है कि किसी तरह का युक्तिकरण हो। फिर फियर ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन। डेफिनेटली आप जानते हैं कि दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड, जिसके वजह से जो प्रोड्यूसर होता है वो अपोज करता है। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेट होता है, छोटी बड़ी यूनिट कोऑर्डिनेट होती है, कंबाइन होती है, तो हमेशा दो कंपटीशन जो डोमेस्टिक लेवल का होता है, जो एक दूसरे के साथ था, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि हम इंटीग्रेट हो गए, बड़ी और छोटी एंटरप्राइज। तो अब कंपटीशन किसके थ्रू होगा, अब कंपटीशन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लार्ज स्केल यूनिट हो गए, अब आपकी मोनोपोली हो गई है। तो जो आपका कंपटीशन होगा विल बी विद द इंटरनेशनल लेवल। और ड्यू टू दिस फियर, इस डर से बहुत सारे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो इस तरह के रैशनलाइजेशन को अपोज करते हैं। कहीं ना कहीं फियर ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन का पॉइंट है, जो प्रोड्यूसर अपोज करता है कि युक्तिकरण व्यवसाय में नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो रैशनलाइजेशन शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द बिजनेस, क्योंकि एक आपको डोमेस्टिक लेवल से हटके इंटरनेशनल लेवल पे आपको कंपटीशन को फाइट करना पड़ेगा। इसका डर प्रोड्यूसर को रहता है, और जिसकी वजह से वो नहीं चाहता है कि रैशनलाइजेशन हो। फिर फियर ऑफ नेशनलाइजेशन। Definitely the producer hesitate to introduce the scheme of rationalization, क्योंकि उसको नेशनलाइजेशन का फियर होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रैशनलाइज्ड इंडस्ट्री होती है, जो रीऑर्गेनाइज, रिहैबिलिटेट, छोटी बड़ी यूनिट मिलकर जब बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है, तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सब चीज इंक्रीज हो जाती है। तो हमेशा ये गवर्नमेंट उसमें इंटरफियरेंस करने चली जाती है। गवर्नमेंट सोचती है हम क्यों नहीं अपने अंडर में इस तरह की यूनिट को ले लें। तो नेशनलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा डर जो होता है वो प्रोड्यूसर को होता है। तो दैट्स इज आल्सो वन रीजन व्हाई द प्रोड्यूसर ऑब्जेक्ट रैशनलाइजेशन इन द बिजनेस। फिर आपका डिफिकल्टी इन कॉपरेशन हो जाता है, क्योंकि रैशनलाइजेशन से क्या होता है, साइज ऑफ यूनिट इंक्रीज होती है भाई, छोटी और बड़ी यूनिट मिलके एक हो जाती हैं। तो डेफिनेटली साइज का कहाँ एक स्मॉल स्केल था, अब वो लार्ज स्केल होगा। तो जब लार्ज स्केल होगा और बिग यूनिट होगा, तो समन्वय को स्थापित करना सबके बीच में बहुत मुश्किल होता है ना, कि सबके बीच में एक छोटी सी चीज में और एक बड़ी पार्टी जब आप कर रहे हैं, तो सारी चीज में जब अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी एक, इस वजह से भी प्रोड्यूसर जो है वो अपोज करता है कि रैशनलाइजेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक दूसरे के संग कॉपरेट करने में डिफिकल्टी होती है।
फिर ऑब्सोलेसेंस का फियर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रैशनलाइजेशन में मैंने आपको एडवांटेज बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हमेशा जो रैशनलाइजेशन होता है दैट फेवर्स with the मैम invention आपकी of new आवाज or नहीं आ रही है। further requires a change. हाँ मैम आपकी आवाज अभी बीच में हाँ, पूरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, यस एक मैम, मिनट। मैम ब्रेक हो जा रहा है आवाज एकदम कभी कभी तो। कट जा रही है मैम। आवाज आ रही है? अब आ रही अब है? आ मैम आ रही रही है। है। ओके, तो मैं पढ़ा रही थी ऑब्जेक्शंस में, तो मैं डिफिकल्टी इन कॉपरेशन पॉइंट बताई थी। फिर फियर ऑफ ऑब्सोलेंस हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि अभी आपने नया नया अपना बिजनेस खड़ा किया है, सारे अच्छे टेक्निक्स खड़े किए हैं, अच्छे इनोवेशन से आपने बिल्कुल नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप किया है, सब कुछ बिल्कुल नया। लेकिन क्या होता है कि कल को बिल्कुल से एकदम कुछ नया कॉम्पिटिटर ले आया है आपका, तो कहीं ना कहीं जो आपने इतना अच्छा खासा पैसा अपने मशीन वगैरह पे इन्वेस्ट किया था, वो क्या है, अब वो जब आप उसके कंपटीशन के साथ चलेंगे तो आपको भी वही टेक्निक अपनानी पड़ेगी, वही मशीन अपनानी पड़ेगी, क्योंकि भैया जब आपका पुराना मेथड है और कम दाम पे आप दे ही नहीं रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपको जब उसको दूसरे कॉम्पिटिटर से कम दाम में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जा रहा है, तो वाई ही शुड कम टू यू। डेफिनेटली आपका जो मशीन और ये सब लगाया है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो ये क्योंकि नया चेंज आ गया है, नया रिसर्च आ गया, नया डेवलपमेंट आ गया है, तो अब आपके पुराने मशीन को कौन पूछ रहा है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं फियर ऑफ ऑब्सोलेसेंस भी एक बहुत बड़ा डर होता है प्रोड्यूसर के मन में, कि वो बार बार रैशनलाइजेशन को नहीं एक्सेप्ट करता है। फिर फ्रीयर फ्रॉम लेबर का भी एक बड़ा डर होता है कि रैशनलाइजेशन इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। डेफिनेटली भाई लार्ज स्केल यूनिट है, बड़ी यूनिट है, मोनोपोली है, कस्टमर ज्यादा है, तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा। This induces the labor force to demand higher wages and other benefits, and producers are reluctant to pay more to the workers. तो इस वजह से लेबर के अंदर भी, क्योंकि लेबर वो जानता है कि भैया रैशनलाइजेशन आ गया है, अब चलो प्रॉफिट तो हो ही रहा है, प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, हम भी क्यों नहीं अपने वेजेस को डिमांड करें, क्योंकि हमको तो काम ज्यादा पड़ रहा है, हम भी क्यों नहीं, और अपनी इनकी प्रॉफिट हो रही है तो हम भी क्यों नहीं अपनी सैलरी बढ़वाएं। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता है, वो सोचता है, हम किसी को भी चाहते हैं कि अगर हम रखे हैं तो यार एक ही सैलरी में बंदा 1 से 2 साल कम से कम मेरे लिए काम करे, लेकिन अगर वो हर 4 महीने बाद डिमांड करने लग जाएगा मुझसे कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ, तो डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे। तो लेकिन अगर रैशनलाइजेशन है, प्रॉफिट बढ़ रही है, तो हमेशा वो डिमांड भी करेगा कि आप प्रॉफिट भी बढ़ाइए। तो ये भी एक बहुत बड़ा डर रहता है, जिसकी वजह से आपका प्रोड्यूसर नहीं चाहता है कि रैशनलाइजेशन जैसी चीजें बिजनेस में आए। देन फियर ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग सफिशिएंट रिटर्न। उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा दिया और रीऑर्गेनाइज करने में इंडस्ट्री, बट उसको कॉन्फिडेंस ये नहीं रहता है कि क्या जितने उतना इन्वेस्टमेंट जितना उसने किया है, क्या इसका रिटर्न भी उसको मिल पाएगा या नहीं। इसका भी बहुत बड़ा डर रहता है कि भैया हमने एकदम हर चीज नई कर दी, नई टेक्निक्स, नई मशीन, लेकिन जितना पैसा हमने लगा दिया, क्या ये वापस में हमको इस पैसे का रिटर्न भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको मालूम नहीं है। ज्यादा भी मिल सकता है, कुछ नहीं भी मिल सकता है, और जस्ट इक्वल भी रेशियो हो सकता है। तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी वेरी important point of fear from the point of producer, why he object rationalization. That's a fear of insufficient returns on what he has invested in the business. That's a one very important reason regarding the objections regarding rationalization from the side of producer. तो मैंने बताया आपको, जैसे प्रोड्यूसर के साइड का बहुत ज्यादा रैशनलाइजेशन का जितने सारे पॉइंट्स हैं, दैट्स क्यों नहीं चाहता है प्रोड्यूसर की रैशनलाइजेशन आए। नंबर 1, क्योंकि वो हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड करता है, क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ फंड होती है, पैसे की कमी हो जाती है, कंट्रोल एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो जाता है, इंटरनेशनल कंपटीशन का डर हो जाता है, नेशनलाइजेशन का डर हो जाता है, कॉपरेशन में डिफिकल्टी होती है, ऑब्सोलेसेंस का डर हो जाता है, लेबर का डर हो जाता है, और सफिशिएंट रिटर्न्स ना आने का डर हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे डर हैं और फियर है या ऑब्जेक्शंस है, जिसके वजह से प्रोड्यूसर नहीं चाहता है कि युक्तिकरण व्यवसाय में आए या रैशनलाइजेशन शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द बिजनेस। सो दिस वर द प्रोड्यूसर्स ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग rationalization. Is the point clear to you? What are the objections that is regarding producer? यस मैम। और बाकी लोग को नहीं क्लियर है?
यस मैम। क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। अच्छा ठीक है। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो हम लोग बात करेंगे वो वर्कर के फॉर्म से क्या होता है। ठीक है, तो वर्कर किस तरीके से हमारा इस तरीके का ऑब्जेक्शन करता है कि क्यों वर्कर को पसंद नहीं होता है कि रैशनलाइजेशन आए। जो आपका एम्प्लॉय होता है, जो एक्चुअली में वर्क कर रहा होता है, वो क्यों नहीं चाहता है, क्यों उसकी तरफ से ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं यार रैशनलाइजेशन को नहीं ले आना है। वाई? क्योंकि डेंजर ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी वेरी मेजर ग्राउंड ऑफ वर्कर्स ऑपोजिशन, क्योंकि वो जानता है कि भैया जब नई यूनिट आएंगी, नई टेक्निक्स आएंगी, नए मशीन्स आएंगे, तो जो पुराने लेबर लगे हुए हैं जिनको भी जानकारी ही नहीं है उन नए मशीन्स को कैसे यूज करना है, नई टेक्निक्स के संग कैसे आगे बढ़ना है, तो जब हमको जानकारी ही नहीं है तो हमको हटा के भाई हमारे कंपनी चाहेगी ना उस बंदे को ले जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में 5 से 10 साल। हम क्यों पुराने लोगों को वापस से रखें। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस पेव्स द वे टू रिट्रेंचमेंट ऑफ अ पोजीशन ऑफ वर्कफोर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्यू टू रैशनलाइजेशन स्कीम the inefficient and unproductive units they are closed and production is transferred to efficient and productive units। और definitely जब इस तरीके की units close हो रही हैं, so closure of such units creates joblessness and that adds to employment and it seeks to establish the balance between the demand and supply। और production क्या होता है, curtail हो जाता है, बंद हो जाता है। तो नए मशीन के संग हमको नए और प्रोडक्टिव, इनोवेटिव और एफिशिएंट वर्कर की जरूरत होती है और हम पुराने वर्कर को हटा देते हैं जिनकी जरूरत अब हमको नहीं है। तो इसलिए डर होता है जो वर्कर एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उनको ये डर होता है कि कल को नई मशीन आ गई तो कहीं हमको निकाल न दिया जाए, कहीं हम बेरोजगार ना हो जाए। सो दैट्स द डेंजर ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्शन पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वर्कर। ये वर्कर का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन पॉइंट होता है कि हमको कहीं निकाल न दिया जाए, क्योंकि नए लोग आएंगे, नई मशीन आएंगे, नई टेक्निक, तो पुराने लोगों को जिनको ये जानकारी नहीं है हम क्यों रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फियर होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, इसलिए वर्कर नहीं चाहता है कि रैशनलाइजेशन आए। दूसरा, इंक्रीज वर्कलोड। डेफिनेटली अगर वर्कर्स मान लो रख भी लिया उन्हीं वर्कर्स को, ठीक है, अनएम्प्लॉयड नहीं भी किया, तो डेफिनेटली दे हैव फियर, उनको एक डर होता है कि डेफिनेटली अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं वर्कलोड का बर्डन, भार बहुत ज्यादा होगा एंड दिस में कॉस्ट स्ट्रेन ऑन देम एंड इंक्रीज द मेंटल एंड फिजिकल फैटिग। ठीक है, तो डेफिनेटली उनको एक बहुत ज्यादा कार्यभार का डर होता है कि एक बड़े वर्कलोड का बर्डन उनके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि रैशनलाइजेशन हमेशा प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, वॉल्यूम में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में। तो अक्सर स्ट्रेस किसके ऊपर आता है, एक्चुअली में जो वर्कर वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसका भी उसको एक डर रहता है, एक फियर रहता है कि देयर इज अ फियरनेस ऑफ वर्कलोड, तो इसलिए वर्कर अपोज रैशनलाइजेशन टू कम इनटू द बिजनेस। फिर डेंजर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है। डेफिनेटली द वर्कर्स अपोज रैशनलाइजेशन ऑन द ग्राउंड दैट रैशनलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उनको लगता है कि रैशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है एक्सप्लॉयटेशन का, क्योंकि उनको लगता है जो मैनेजमेंट जो डिसऑनेस्ट हैं, दे टेक द बेनिफिट्स ऑफ रैशनलाइजेशन एंड हेजिटेट्स टू शेयर बेनिफिट्स विद द वर्कर्स। उन्होंने आपका बेनिफिट तो ले लिया, आपसे वर्क तो ले लिया, आपका पूरा प्रोडक्शन एफिशिएंसी ले ली, लेकिन अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो बिजनेस इंटरनेशनलाइजेशन करके प्रॉफिट कमा रही है, वॉल्यूम में इंक्रीज में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपके संग नहीं शेयर करती है। भाई आपको उसी पुराने तनख्वाह पे उसने रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि अगर वो आगे बढ़ रही है या वो प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको शेयर करिए भाई वर्कर के साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक्सप्लॉइट करती है, ज्यादा वर्कलोड देती है, काम ज्यादा लेती है और उस हिसाब से वर्क उतना नहीं हो पाता है। फिर डेंजर ऑफ reduced mobility, danger of curtailment and mobility of the workers is also an important reason of objection to the scheme of rationalization, क्योंकि rationalization pays more emphasis on specialization, क्योंकि specialization चाहिए। और अभी तक तो वर्कर आपसे काम करा रहा था आपका एंटरप्रेन्योर, लेकिन अब क्या है, उसको स्पेशलाइजेशन ऑफ मशीन के लिए बिल्कुल स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए, और अगर आप नहीं है तो डेफिनेटली आपको बाहर निकाल देगा। फिर डेंजर ऑफ डोमिनेंस ऑफ कैपिटल ओवर लेबर, क्योंकि कैपिटल का डोमिनेंस हो जाता है लेबर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि रैशनलाइजेशन इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड होती है, नॉट लेबर ओरिएंटेड।
ठीक है, तो ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन दैट टोटली रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्री ऑफ लेबर। जब नई मशीन आ जाएंगी, नया सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, नया ऑटोमेशन आ जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन्स आ जाएंगी, तो कौन लेबर को पूछ रहा है? तो डेफिनेटली डोमिनेंस कैपिटल का ज्यादा होगा और लेबर का कम होगा। फिर एडवर्स वर्किंग कंडीशन होगी, ठीक है। जब भाई एडवर्स वर्किंग कंडीशन होगी तो डेफिनेटली द एम्प्लॉयर्स में गेट ग्रेटर एम्फोसिस जब ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन पे देगा तो उसका पूरा का पूरा लेस एम्फोसिस होगा कि हम वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें, क्योंकि उसका ज्यादा एम्फोसिस किसके ऊपर है? ऑटोमेशन पे है, मॉडर्नाइजेशन पे है और स्टैंडर्डाइजेशन पे है। तो अब उसको लेबर से ज्यादा काम तो लेना नहीं है, उसकी तो पूरी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई, मशीन ओरिएंटेड हो गई, तो उसका ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल वहां रहेगा, ना कि अब तो उसको लेबर से ज्यादा लेना ही नहीं है, तो लेबर की वर्किंग कंडीशन के बारे में वो सोचेगी क्यों? तो डेफिनेटली एडवर्स वर्किंग कंडीशन हो जाती है। और डिस्पैरिटी इन शेयरिंग द बेनिफिट्स, और कहीं कहीं किसी लेबर को आप एक्सक्यूज मी ज्यादा दे रहे हैं, किसी लेबर को आप कम दे रहे हैं, आप वहीं पे अनइक्वल बिहेवियर कर रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में इस तरह की डिस्पैरिटी आए। बेनिफिट्स को शेयर करने में आप डिस्पैरिटी कर रहे हैं, किसी को ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, और इस तरह की डिस्पैरिटी की वजह से भी वर्कर्स को डर लगता है और वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि रैशनलाइजेशन चीजें नहीं आए बिजनेस में। तो ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वर्कर्स कैन बी the danger of increased workload, the danger of exploitation, the danger of reduced mobility, the danger of dominance of capital over labor, the dangers of adverse working condition, and the disparity in sharing the benefits. So these are the objections from the point of view of a worker, why they don't want rationalization to come into existence. So these were the workers objection. अब लास्ट ऑब्जेक्शन होता है वो सोसाइटी के तरफ से, क्योंकि एडवांटेज भी मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, वर्कर, सोसाइटी, सबके एडवांटेज था, तो सबकी तरफ से ऑब्जेक्शन भी किस किस तरीके का आ सकता है। तो अभी मैंने प्रोड्यूसर के हिसाब से हम लोग पढ़े, कस्टमर के हिसाब, वर्कर के हिसाब से पढ़े। अब सोसाइटी का किस तरह का ऑब्जेक्शन होता है? मोनोपोली कंडीशन का डेंजर हो जाता है, भैया पूरे मोनोपोली, पूरी कंट्रोल, तुम कम दाम में दो, ज्यादा दाम में दो, खरीदना तो आप ही से, क्योंकि पूरे मोहल्ले की इकलौती स्टैंडर्डाइज दुकान आप ही है, तो आप जो भाई दाम देंगे हम वो लेंगे, क्योंकि मेरे मन का प्रोडक्ट आप ही दे रहे हैं। तो जब मोनोपोली हो जाती है तो लोगों का दिमाग चढ़ जाता है, लोग सोचते हैं बस मेरी ही दुकान पे ये चीज मिलेगा, बाकी तो कहीं मिलेगा नहीं, तो हम क्यों ना इसका दाम घटाएं बढ़ाएं, अपने मन का चलते हैं। तो कहीं ना कहीं डेंजर ऑफ मोनोपोली कंडीशन भी रैशनलाइजेशन ले आती है, जिसको सोसाइटी इसीलिए ऑब्जेक्ट करती है। फिर डेंजर ऑफ बिग बिजनेस, ठीक है, विद अ व्यू टू एलिमिनेट एंड वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी। क्या होता है कि जो छोटी इकोनॉमी होती है, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो इनसफिशिएंट है, वो मर्ज हो जाती हैं बिग से, तो इट रिजल्ट्स इन बिग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। और अगर बिजनेस बिग है, बड़ा है, मैनेजमेंट इफेक्टिव है, कंट्रोल बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाता है कि पूरी बड़ी बिजनेस को कंट्रोल करना। इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ जॉब कि पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना। तो ये भी सोसाइटी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हो जाता है, रैशनलाइजेशन नहीं आए। फिर छोटे बिजनेस में बहुत बड़ा, भैया तुम इतनी मोनोपोली कंडीशन बना लियो, मर्ज करके पूरा एकदम तुम्हारी मोनोपोली चल रही, तो जो छोटे छोटे व्यापार हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस हैं भैया, उनके ऊपर बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट छोटे व्यापारी के ऊपर डालता है, छोटे बिजनेसेस के ऊपर जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, लोगों के पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट कम हो जाता है, कैपिटल उतनी नहीं होती है, तो सारी चीज़ एक बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट स्मॉल बिजनेसेस पे डालती है, जिसकी वजह से सोसाइटी ऑब्जेक्ट करती है कि रैशनलाइजेशन जैसी चीज़ें न आए बिजनेस में। फिर डेंजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, डेफिनेटली the society objects the scheme of rationalization. Why? Because वो जानता है कि it initiates the process of concentration of wealth and economic power in the hands of few industrialists by combining industrial combination. भैया अगर आपने छोटी छोटी यूनिट को मर्ज करके अपनी एक बड़ी लार्ज स्केल यूनिट बना ली है, अपनी मोनोपोली बना ली है, लोग आप ही के हाथ से गुड्स खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली आप तो रिचर रिच होते जाएंगे, और जो बेचारे छोटे व्यापारी हैं उनका तो आपने सब कुछ छीन लिया, ठीक है, उनसे उनकी टेक्नोलॉजी छीन ली, उनके अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार कर दिया, आप पूरी मोनोपोली बना ली है। तो डेफिनेटली
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो हो गई, रिच विल बिकम मोर रिचर एंड पुअर इज गोइंग टू बिकम मोर पुअरर। फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है बहुत ज्यादा, इसका भी डर होता है कि कहीं ना कहीं आपको वही ऑब्सोलेट प्लांट्स एंड मशीनरी नई आ गई, अब आप पुराने का करें क्या, आपको तो वो कहीं ना कहीं ऑब्सोलेंस में देना ही, पर फियर ऑफ ऑब्सोलेंस होता है। फिर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डेफिनेटली द रैशनलाइजेशन हैज अ वेरी वेरी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड पर्सनालिटी, क्योंकि वो आपके डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, मैकेनाइजेशन, रोल ऑफ लेबर क्या होता है, कम्स डाउन हो जाता है। तो लेबर होके हमको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज तो मशीन सब चलनी है, सब ऑटोमेटिक है, तो हम अपना क्रिएटिविटी, मेरा सोचना आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते, क्योंकि लेबर का कोई रोल ही उतना बड़ा नहीं रह गया। अगर रैशनलाइज्ड इंडस्ट्री है तो वहाँ पे तो मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो वहाँ पे लेबर का उतना कोई काम ही नहीं है। तो लेबर की क्रिएटिविटी और स्किल और डेवलपमेंट भी कहीं सोचने का आपका मतलब ही नहीं है कुछ ज्यादा। पॉल्यूशन को भी कहीं ना कहीं डेंजर होता है, क्योंकि रैशनलाइजेशन बिग साइज एंटरप्राइज होती है और डेफिनेटली इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होता है अगर आपने उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू लीड टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एंड सेवरल अदर सोशल evils also crop up due to big industries, and due to this reasons the general people, especially by environmentalists, they oppose the scheme of rationalization, क्योंकि बिग एंटरप्राइज होती है वो ज्यादा से ज्यादा इनका वेस्टेज होता है, और वेस्टेज जो होता है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो। तो इस तरह से एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो रैशनलाइजेशन को ऑब्जेक्ट करते हैं कि रैशनलाइजेशन ना ही आए तो बेहतर होगा। So these were the societal objections regarding rationalization. वो क्या क्या है, danger of monopoly condition, monopoly condition आने का बहुत बड़ा एक danger होता है। फिर big business का एक danger होता है। फिर उसके बाद adverse impact on small businesses हो जाते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा rationalization का impact पड़ता है। फिर danger of concentration of wealth हो जाता है, fear of wastage of resources हो जाता है, फिर adverse impact on skill and personality development हो जाता है, and then there's the danger of environmental pollution. So these were the objections from the point of view of producer, worker and society. So with this we have completed with the topic of objections to rationalization. क्यों लोग rationalization को नहीं चाहते हैं, why they object rationalization coming into the business or industry. Is the topic clear to all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So tomorrow we'll be dealing with one topic that's left in the unit. That's rationalization versus scientific management. So meet you tomorrow at 1 p.m. again with the same class. Tab tak, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.